हेलो प्यारे बच्चों, सुधर्म्स लर्निंग की ओर से मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने समास का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में यानी कि समास पार्ट 1 में हमने समास को क्यों पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, समास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कौन कौन से भेद हैं, इसे हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था। इस वीडियो में मैं समास के पहले 3 भेदों के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। हम समझने जा रहे हैं कि समास के 6 प्रमुख भेदों में से ये 3 प्रमुख भेद जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से ट्रिक के द्वारा समझना है, ध्यान में रखना है और उसके प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं समास के प्रकार। प्यारे बच्चों, आइए हम समास के इन 6 प्रमुख भेदों की परिभाषाएं उदाहरण के साथ समझ लें और ये समझें कि इन्हें आसानी से पहचानने का तरीका क्या है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि समास के इन 6 भेदों को एक ही पंक्ति में आसानी से किस तरह से समझा जा सकता है। यहाँ पर जो टेबल दिया गया है, उस टेबल में आपको समास जिसमें कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास के ट्रिक शब्द, उदाहरण, मुख्य शब्द और उसे पहचानने की ट्रिक बताई गई है। समास में हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास को लेते हैं। इसका ट्रिक शब्द क्या है? अव्यय शब्द। वे शब्द जो अपरिवर्तनशील होते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे अव्यय शब्द अव्ययी भाव समास के पहले यानी पूर्व पद में लगते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतिदिन, जिसका मुख्य शब्द है प्रति। प्रति जो है वह अव्यय शब्द है। अतः इस समास को पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसका पहला शब्द या तो उपसर्ग होता है या अव्यय या कोई शब्द 2 बार इसमें आता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ट्रिक शब्द है कारक शब्द। आपने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक शब्द जो है वह इस समास के अंतर्गत आता है। ये हमें ध्यान में रखना है। उदाहरण के तौर पर धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, इसमें आप देखिए कि मुख्य शब्द है का, यानी कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो होता है धर्म का ग्रंथ। इस तरह से इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि इसमें कारक की विभक्तियां आती हैं। तीसरा समास है द्विगु समास। इसका ट्रिक शब्द है कि इसमें संख्यावाचक शब्द आता है। उदाहरण के तौर पर चौराहा। चौराहा में मुख्य शब्द क्या है? 4, क्योंकि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो आता है 4 राहों का समूह। इसे कैसे पहचान सकते हैं? इसकी ट्रिक है कि इसका पहला शब्द संख्यावाचक होता है। चौथा समास है हमारा कर्मधारय समास। इसका ट्रिक शब्द है विशेषण शब्द, अर्थात कि इसमें विशेषण शब्द आता है। उदाहरण के तौर पर नीलकमल। नीलकमल में मुख्य शब्द है नील, जो कि विशेषण शब्द है, नीला ऐसा कमल। इसमें पहला शब्द अक्सर विशेषण का होता है और यही इसे पहचानने की ट्रिक है। 5वां समास है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का ट्रिक शब्द हमें जो ध्यान में रखना है वो है जोड़ी शब्द, यानी इसमें कोई भी शब्द जोड़ी से आते हैं। उदाहरण के तौर पर फल फूल। इसका जो मुख्य शब्द है जो यहाँ पर समास विग्रह करते समय हमें मिलता है वो है फल और फूल, फूल या कांटे, इस तरह से। तो इसे पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसमें योजक शब्द आते हैं या समुच्चय बोधक शब्द आते हैं।
छठवां और अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। इसे हम किस ट्रिक शब्द के द्वारा ध्यान में रख सकते हैं कि इस समास का विग्रह करने पर कोई अन्य शब्द आता है जो तीसरा शब्द होता है, अथवा कोई नाम आता है। उदाहरण के तौर पर एक दंत शब्द का विग्रह करने पर हमें मिलता है एक दंत है जिसके वह अर्थात श्री गणेश। तो यहाँ पर मुख्य शब्द होता है अर्थात। और इसे पहचानने की ट्रिक क्या है कि इस समास में कोई तीसरा अर्थ निकलता है अथवा अंत में संज्ञा शब्द होता है, जैसे अर्थात गणेश, गणेश संज्ञा शब्द है। या इसे पहचानने का एक और ट्रिक है कि इसके अंत में अक्सर ईश्वर का नाम आता है। आइए शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास से। हम देखते हैं उसकी परिभाषा, उसके प्रकार उदाहरण के साथ में। अव्ययी भाव समास वह समास जिसका प्रथम अर्थात पहला पद अव्यय यानी अपरिवर्तनशील या जिसमें बदलाव नहीं आ सकता ऐसा शब्द हो और उसके मेल से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भरपेट, आजन्म, प्रतिवर्ष। इन तीन शब्दों में भर, आ और प्रति, ये तीनों शब्द जो हैं वह अव्यय शब्द हैं। अव्ययी भाव समास को हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि इस समास में समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास बनने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। हम ये जानते ही हैं बच्चों कि अव्यय शब्द कौन से हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जो अपरिवर्तित रहते हैं। अब अव्ययी भाव समास को पहचानने के नियम भी जान लें या उसकी हम ट्रिक समझ लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इस समास का पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है। इस समास में कई बार प्रथम पद में उपसर्ग जुड़ते हैं, तो कई बार अव्यय शब्द जुड़ते हैं, तो कई बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात शब्द बार बार आते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतिदिन, आजन्म और दिनों दिन। बच्चों, अव्ययी भाव समास को पहचानने के लिए आप इन बातों को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास के पहले पद में आ, अ, बे, यथा, भर, प्रति, हर आदि शब्द आते हैं। जैसे आप देखिए कि आपके सामने जो टेबल है उसमें पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद और समास विग्रह करके दिखाया गया है। पूर्व पद है यथा, उत्तर पद है शक्ति जिससे समास बना यथाशक्ति। यहाँ पर समास विग्रह जब किया जाता है तो विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण देखिए, हर वर्ष जिसमें पूर्व पद है प्रति, उत्तर पद है वर्ष, समास बना प्रतिवर्ष, जिसे कि हम प्रति इस पूर्व पद को अव्यय शब्द के रूप में जान लेते हैं। तीसरा उदाहरण है जन्म से लेकर, जिसमें पूर्व पद आ और उत्तर पद जन्म होता है और समास बनता है आजन्म। चौथा उदाहरण है बिना संदेह। बिना संदेह में पूर्व पद जो है वो है बे, उत्तर पद है शक और समस्त पद इसका बना बेशक। तो आप देखिए पूर्व पद पर आप नज़र डालेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस समास को कैसे हमें पहचानना है। आइए अव्ययी भाव समास को उदाहरण के साथ देख लेते हैं। समास दिया गया है आजन्म, विग्रह होता है जन्म भर या जन्म से। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि प्रथम पद जो है वो अव्यय है और वो है आ। दूसरा उदाहरण है यथाशक्ति, जिसका विग्रह है शक्ति के अनुसार और प्रथम पद अव्यय इसमें भी दिखाई दे रहा है हमें यथा। तीसरा उदाहरण है भरपेट, जिसका विग्रह है पेट भरकर। यहाँ पर हम
फिर एक बार प्रथम पद अव्यय है भर। चौथा उदाहरण इसी प्रकार से प्रतिदिन, जिसका विग्रह है प्रत्येक दिन, इसमें पहला शब्द उपसर्ग है और वो है प्रति। अगला उदाहरण है हर पल, जिसका विग्रह होता है हर एक पल। इसमें भी हर शब्द जो है वह प्रथम पद है और उपसर्ग है। अगला उदाहरण देखिए रातों रात। रातों रात का विग्रह है रात ही, रात में, जिसमें कि रात शब्द प्रथम पद है और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं प्रतिपल, निर्भय, निर्विवाद, अनुकूल, अनुरूप, धड़ाधड़, घर घर, यथाशीघ्र, आमरण। इस तरह से हमने देखा कि इसमें अव्यय शब्द, उपसर्ग शब्द और शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार हमें दिखाई दे रही है, जिसका तात्पर्य है कि हम इन तीनों शब्दों को ट्रिक शब्द के रूप में ध्यान रखेंगे ताकि हम अव्ययी भाव समास को अच्छी तरह से पहचान सकें। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे समास की, जो है तत्पुरुष समास। इसकी भी हम परिभाषा, प्रकार और उसके उदाहरण देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में बच्चों उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है और इसमें पूर्व पद गौण होता है। इस समास के दोनों पदों के बीच की कारक की विभक्ति जो है का, को, की, के लिए, के, में, से आदि का लोप हो जाता है समस्त पद बनाते समय, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राजकन्या और विद्यालय। हमें इस समास के अंतर्गत इस बात को नोट करना है कि इसमें समस्त पद बनाते समय बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे गुरु दक्षिणा का विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। यहाँ पर समस्त पद बनाने पर गुरु दक्षिणा में से के लिए इस विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात ये विभक्ति गायब हो जाती है। अब इसी बात को हम कुछ अन्य उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आपके सामने जो टेबल दिखाई दे रहा है उसमें समास, विग्रह, विभक्ति और कारक के भेद जो इसमें समाहित है वो हम देखेंगे। पहला उदाहरण हम लेते हैं राजकन्या, जिसका विग्रह है राजा की कन्या। इसमें विभक्ति है की और यह संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। दूसरा उदाहरण है धर्म ग्रंथ, विग्रह होगा धर्म का ग्रंथ। इसमें विभक्ति है का और यह भी संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तीसरा उदाहरण है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, इसका समास है रसोई घर और इसमें विभक्ति है के लिए। यहाँ पर के लिए संप्रदान कारक है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास बनेगा। चौथा उदाहरण है जेब कतरा। विग्रह है जेब को कतरने वाला। यहाँ विभक्ति है को और को कर्म कारक है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास यहाँ बना। अंतिम है भयाकुल। भयाकुल का विग्रह है भय से आकुल। विभक्ति है से और से करण कारक है, इसलिए यहाँ बना करण तत्पुरुष समास। ऐसे तत्पुरुष समास के भेद को याद रखने की ट्रिक क्या है कि हमें विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि विभक्तियों या कारक चिन्हों जैसे को, से, का के लिए, में, पर आदि के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के प्रमुखतः 6 भेद या 6 प्रकार होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए कि यदि आप कारक और उसकी विभक्तियां जानते हैं, उसे पहचानते हैं, तो तत्पुरुष समास के भेद आप आसानी से पहचान कर लिख पाएंगे।
जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। ध्यान रहे कि जैसे समास के 6 भेद होते हैं वैसे ही तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है और उसी के आधार पर अपने प्रश्नों को हल करना है। अब इन 6 भेदों को आप इस स्लाइड में देख लीजिए। आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर षटकोण बना हुआ है जिसमें तत्पुरुष समास के 6 भेद प्रकार बताए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये आप बार बार रटिए क्योंकि ये आपके कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब तत्पुरुष समास के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी हो जाए, इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे समास विग्रह में प्रकट होने वाले कारक वाला जो शब्द होता है वही इसका समास होता है। जैसे तत्पुरुष समास के भेद हम देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया षटकोण के माध्यम से। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें कर्म तत्पुरुष का समस्त पद है यश प्राप्त, जिसमें विभक्ति है यश को प्राप्त के विग्रह की को विभक्ति। दूसरा उदाहरण है करण तत्पुरुष का, जिसमें समास है या समस्त पद है रोगग्रस्त और उसका विग्रह है रोग से ग्रस्त, तो कारक की विभक्ति है से। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है युद्ध भूमि, जिसका विग्रह है युद्ध के लिए भूमि। यहाँ पर कारक की विभक्ति है के लिए, जिसके तहत संप्रदान तत्पुरुष समास बना। अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है पथ भ्रष्ट, विग्रह है पथ से भ्रष्ट। यहाँ पर से कारक की विभक्ति है जो अलग होने का भाव प्रकट करती है, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए गंगा जल, गंगा जल का विग्रह है गंगा का जल। अब संबंध कारक के विभक्तियां कौन सी हैं? का, के, की, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास के पहचान आसानी से हम कर सकते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है नगरवास, नगरवास का विग्रह है नगर में वास, तो में और पर ये अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं, इसलिए यहाँ पर बना अधिकरण तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के इन्हीं 6 भेदों को हम एक एक कर परिभाषा और उदाहरण के साथ समझने जा रहे हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो बच्चों, कर्म कारक की विभक्ति को है, जहां 2 पदों के बीच से कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के तौर पर ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में विभक्ति से के द्वारा है। यहाँ हम ध्यान रखें कि जहां 2 पदों के बीच से करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है वहां करण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के तौर पर तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तीसरा हम समास लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। जहां 2 पदों के बीच से संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के तौर पर सत्याग्रह, जिसका विग्रह है सत्य के लिए आग्रह। दूसरा उदाहरण है हवन सामग्री, जिसका विग्रह है हवन के लिए सामग्री। अब हम चौथे तत्पुरुष समास यानी अपादान तत्पुरुष समास की बात करते हैं।
अपादान कारक की विभक्ति से है। जहां दो पदों के बीच से अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के तौर पर रोग मुक्त का विग्रह होगा रोग से मुक्त। पाप मुक्त का विग्रह होगा पाप से मुक्त। यहां से अलग होने के भाव में आता है। पांचवा प्रकार है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की। जहां दो पदों के बीच से संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के तौर पर राजकन्या विग्रह है राजा की कन्या। दूसरा है पराधीन विग्रह है पर के अधीन। अथवा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर। जहां दो पदों के बीच से अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के तौर पर जल समाधि, इसका विग्रह है जल में समाधि। दूसरा है दानवीर, दानवीर का विग्रह है दान में वीर। यहाँ पर में के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास बना। ध्यान रखिए कि तत्पुरुष समास का एक सातवां भेद भी होता है जिसे नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। ये कौन सा समास है? तो जहां पर निषेध के अर्थ में न, अ, अन आदि शब्दों का प्रयोग हो वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के तौर पर समास अगर होगा अनपढ़ जिसका विग्रह होगा न पढ़ा हुआ, तो यहाँ न शब्द के कारण नए तत्पुरुष समास बनेगा। दूसरा देखिए असफल, असफल का विग्रह होगा न सफल, तो यहाँ पर भी न के कारण नए तत्पुरुष समास बनेगा। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के सभी उपभेदों को पढ़ा, जाना और समझा। अब हम बात करते हैं अगले समास के प्रमुख भेद की और वह है द्विगु समास। आइए देखें इसकी परिभाषा, प्रकार उदाहरण के साथ में। बच्चों, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। यह समास किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर पंचवटी, त्रिलोक। सरल भाषा में कहा जाए तो जिस समास के पहले पद में 1, 2, 3, 4 जैसे गिनती या संख्या वाले शब्द आए तो वहां पर द्विगु समास होता है। अब द्विगु समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? तो बच्चों नोट कर लीजिए कि इस समास में प्रयुक्त पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा कि इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। तीसरा, इस समास में से किसी समूह या समाहार का बोध होता है। अब द्विगु समास को हम उसके उदाहरण के साथ में समझ लेते हैं। टेबल में देखिए कि पहले कॉलम में आपको समास दिया है, दूसरे में विग्रह और तीसरे में संख्यावाचक शब्द। पहला उदाहरण है द्विगु समास का सप्ताह, जिसका विग्रह होगा 7 दिनों का समूह। यहाँ संख्यावाचक पहला शब्द क्या है? 7। दूसरा उदाहरण त्रिलोक, विग्रह है 3 लोकों का समाहार, इसमें संख्यावाचक शब्द है 3। तीसरा उदाहरण पंचवटी, 5 वटों का समूह, संख्यावाचक शब्द है 5। चारपाई, 4 पैरों का, पाइयों का समाहार, जिसमें संख्यावाचक शब्द है 4। नवरत्न, इसमें विग्रह हुआ नवरत्नों का समाहार और संख्यावाचक शब्द है 9। फिर हम देखते हैं दोपहर, दोपहर में 2 पहरों का समूह या समाहार और यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है 2। फिर है शताब्दी,
शताब्दी का विग्रह है शत, अर्थात 100 अब्दों का समाहार, जिसका संख्यावाचक शब्द है 100। हमने देखा कि इसका विग्रह करने पर पहला पद, पूर्व पद संख्यावाचक शब्द ही मिलता है। अब आप ध्यान से इस टेबल को देखिए। इसमें द्विगु समास के कुछ प्रमुख संख्यावाचक शब्दों का परिचय दिया गया है। शब्द, संख्या और उसका उदाहरण। जैसे शब्द है दु, जिसकी संख्या है 2 और उदाहरण है दुअन्नी, 2 आनों का समूह। दूसरा शब्द है त्रि की संख्या है 3 और उदाहरण है त्रिलोक, त्रिफला। तीसरा शब्द है चौ या चतुर, जिसकी संख्या है 4 और उदाहरण है चौराहा या चतुर्भुज। फिर है पंच है 5 की संख्या और इसका उदाहरण है पंचवटी, पंजाब आदि। षट की संख्या है 6 और इसका उदाहरण है षटकोण। फिर है सप्त का अर्थ है 7 और इसका उदाहरण है सप्ताह। फिर देखते हैं हम अष्ट यानी 8 की संख्या और उदाहरण है अष्टाध्याय। फिर है नौ जो है नव, यह 9 संख्या को दर्शाता है और इसका उदाहरण है नवरत्न। फिर हम कई बार देखते हैं दश का अर्थ है 10 और यहाँ पर 10 की संख्या से बनता है समास दशानन। फिर शत शब्द को ध्यान रखिए बच्चों, इसकी संख्या है 100 यानी कि आप देखते हैं शतक। क्रिकेट में आप ये शब्द सुनते हैं अक्सर कि इसने शतक बनाया यानी 100 रन बनाए, तो यहाँ पर इसका उदाहरण है शताब्दी। और फिर अगला देखिए सहस्त्र है संख्या 1000 और इसका उदाहरण है सहस्त्र बाहु। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि समास के ये 3 प्रमुख भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास तथा इनके उपभेद आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आपने इनके उदाहरणों को हल करते समय देखा कि किन बारीकियों को हमें समझकर ध्यान में रखना है ताकि परीक्षा में हम पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकें। अगले 3 भेद आपको अगले पार्ट में देखने, जानने और समझने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समास पार्ट 3 के साथ यानी पार्ट 3 के साथ हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर बिंदु द्विवेदी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।